वेलकम आप सभी को हमारी ओर से बौद्ध जीवन कैसे जिए इस कार्यक्रम में मैं नेहा गजबिये स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी पंचशील में से दूसरे शील के बारे में। हमने जाना कि किसी भी तरह की चोरी न करते हुए हम मुक्त हस्त से दान करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, बुद्ध जीवन जी सकते हैं, बुद्ध के धम्म का अनुसरण कर सकते हैं। भारत में आजकल समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन में स्त्री पुरुष के संबंध भी शामिल है। आजकल हम देखते हैं कि विवाह के कुछ वर्ष बाद या उसके पहले भी पति पत्नी एक दूसरे से तनाव तथा असंतुष्टि महसूस करने लगते हैं। अपने तनाव का विश्लेषण व समाधान करने के बजाय उनके विचार किसी दूसरी ओर पर भी मुड़ सकते हैं। भले ही स्थिति यौनाचार तक न पहुँचे, लेकिन यह स्थिति तनाव की पीड़ादायक भावना तथा आपसी रोष को बढ़ा जरूर देती है। इस तरह वे पंचशील में से तीसरे शील का भंग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरह हम तीसरे शील का अनुसरण कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं पंचशील में से तीसरे शील के बारे में इस कार्यक्रम में धम्मचारिणी प्रज्ञा सखी जी से। जय भीम, स्वागत है आपका। पंचशील का तीसरा शील हम हर रोज उच्चारित करते हैं, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। पंचशील का यह तीसरा शील, इसका अर्थ क्या है? तो जो तीसरा शील है कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, उसका हिंदी अनुवाद होता है मैं लैंगिक दुराचार से विमुक्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अब इसका कामे सुमिच्चाचारा का जो अर्थ है या लैंगिक दुराचार का अर्थ है, तो सर्वप्रथम लैंगिक दुराचार क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए बौद्ध धर्म में दो प्रकार की नीतिमत्ता को इस पर बताया गया है। वो है प्राकृतिक नीतिमत्ता और सामाजिक नीतिमत्ता। तो प्राकृतिक नीतिमत्ता यानी प्रकृति प्रदत्त नियम, जो प्रकृति ने स्त्री पुरुष को लेकर जो नियम बनाया है उसे प्राकृतिक नीतिमत्ता कहते हैं। तो प्राकृतिक नीतिमत्ता के अनुसार जैसे जब किसी स्त्री या पुरुष का एक दूसरे के साथ में जब बैठते हैं तो उनमें जिस प्रकार से एक चुंबक में आकर्षण होता है, जब दो विपरीत ध्रुव जब करीब आते हैं और उनमें जिस प्रकार का आकर्षण होता है, इसी प्रकार से प्रकृति में जब दो विपरीत लिंगी आते हैं, करीब आते हैं, तो मानो किसी चुंबक की तरह दो ध्रुवों का आकर्षण होता है। उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण निर्माण होता है, वे करीब आते हैं और अपने ही तरह एक संतान को जन्म देते हैं। ये नैसर्गिक नीतिमत्ता, ये निसर्ग के अनुसार या प्रकृति के अनुसार ये नियम लागू होता है। लेकिन यही नियम आगे चलकर मनुष्य ने जब अपने अपने नियम के अनुसार इस बंधन को बंधनों में ढालना शुरू किया, तो फिर उसे हम सामाजिक नीतिमत्ता कह सकते हैं। समाज में एक विशिष्ट प्रकार की नीतिमत्ता बनाए रखने के लिए स्त्री पुरुष संबंध को समाज ने एक विशिष्ट दर्जे में ढालना शुरू किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि शादी या विवाह है, इस बंधन को उन्होंने अपने तरीके से लेना शुरू किया है। तो क्योंकि ये नीतिमत्ता क्योंकि मनुष्य ने बनाया है, क्योंकि ये बंधन मनुष्य ने बनाया है, इसलिए हम इसको सामाजिक नीतिमत्ता या सामाजिक बंधन कहते हैं। और मनुष्य ने बनाया है इसलिए हर जगह भारत में या भारत के बाहर या विदेशों में कहीं पर भी अलग अलग तरह से इस शादी के बंधन को निभाया जाता है या उसके तौर तरीके रीति रिवाज अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई एक निश्चित पर्टिकुलर रीति रिवाज नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत या एशियाई देशों में अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर स्त्री और पुरुष के बंधन को या स्त्री पुरुष के संबंध को एक विशिष्ट पद्धति में लिया जाता है, जैसे हम शादी कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुष केवल शादी के बाद ही एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, एक दूसरे के पास आ सकते हैं और फिर संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके पूर्व जैसे भारत में और एशियाई देशों में शादी के पहले अगर पूर्व कोई प्रेम करता है लड़का या लड़की, या लड़का या लड़की शादी के पूर्व उनमें विवाह होता है, तो ऐसी स्थिति में समाज उसे मान्यता नहीं देता। इसे एक अधार्मिक कृति या इसे एक पाप
पाप कृत्य कहा जाता है और इसे समाज मान्यता नहीं देता है। लेकिन अगर हम पाश्चात्य देशों में जाते हैं तो ऐसा कोई बंधन, विवाह होना ऐसा कोई बंधन नहीं होता। तो वहाँ पर विवाह के पूर्व भी स्त्री या पुरुष साथ में रहते हैं, कई दिनों तक साथ में रहते हैं और फिर उसके बाद में शादी करते हैं। और शादी करना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कई वर्षों तक वे बिना शादी के भी साथ में रहते हैं और रहना है तब तक रहते हैं, नहीं रहना तो नहीं भी रहते हैं। लेकिन उनके बच्चे भी हो जाते हैं और बाद में अगर उनको साथ में नहीं रहना है तो वो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। लेकिन जब अलग होते हैं तो बहुत ही स्वतंत्र तरीके से, कोई बंधन नहीं होता, कोई द्वेष या कोई किसी प्रकार की अलगाव से नहीं, तो कभी कभी प्रेम से भी वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग मान्यता है। जैसे कि अब भारत में अगर हम देखते हैं तो एक लड़का या लड़की का विवाह पूर्व मिलना, उनका साथ में बातें करना, खेलना, हमारे यहाँ बहुत ही संदेहात्मक स्थिति में और शंका के दृष्टिकोण से उनके तरफ देखा जाता है। समाज मान्यता नहीं देती। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की बातें बनाने लगते हैं, लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और लड़का और लड़की के जो बात करने संबंध है उसको मान्यता नहीं देते। लेकिन बाहर में अगर हम देखते हैं, पाश्चात्य देशों में देखते हैं तो इसका जस्ट उल्टा दिखाई देता है। वहाँ पर लड़की लड़की का जो साथ है, लड़के लड़की की जो दोस्ती है या लड़के लड़की की दोस्ती है, उसे उन लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, उसे समाज मान्यता नहीं देते। और अगर बहुत सी बार ऐसे भी देखने में आता है कि लड़की लड़की साथ में रहते हैं या लड़के लड़के साथ में रहते हैं तो माता पिता बहुत चिंतित होने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरा बच्चा, लड़के हैं तो कहीं गे तो नहीं है या लड़कियां हैं तो कहीं लेस्बियन तो नहीं है। उन्हें माता पिता को चिंता होने लगती है और फिर वो डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्त्री पुरुष के संबंध को हर देश, हर प्रांत में अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने अपने अनुसार नियम या रीति रिवाजों में ढालना शुरू किया है। और हमारे यहाँ विशेष करके भारत में एक जो प्रथा है चली आ रही है कि अगर कोई विवाह पूर्व लड़का या लड़की आपस में रहते हैं, प्रेम संबंध बनाते हुए विवाह करते हैं तो उन्हें पापकृत्य समझकर मार दिया जाता है। आज भी हम भारत के अनेक स्थानों में, विशेष करके राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रदेशों में देखते हैं कि आज भी ऑनर किलिंग के नाम पर अपने लड़कों या लड़कियों को अपने खुद के बेटे या बेटी को मार डालते हैं। तो इस प्रकार से इसे अनैतिक कर्म करके भारत में इसे लिया जाता है और इसलिए इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग प्रकार रीति रिवाज होने की वजह से इसे सामाजिक रीति रिवाज या सामाजिक नीतिमत्ता कहते हैं। अब भारत में ही देखें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जाति के लोग, अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और हर जाति और हर धर्म के विवाह के संबंध में अलग अलग रीति रिवाज है। आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो अलग रीति रिवाज दिखाई देता है, इधर उत्तर तरफ जाते हैं तो अलग रीति रिवाज दिखाई देता है, दक्षिण तरफ जाते हैं तो अलग रीति रिवाज दिखाई देता है। तो ऐसे अलग अलग रीति रिवाज चलते हैं। और यही अगर आप तिब्बत में जाते हैं तो तिब्बत में एक ही घर में अगर 4 भाई या 5 लड़के, 4 लड़के होते हैं तो एक ही घर में एक ही लड़की के साथ में विवाह करा दिया जाता है, शादी करा दी जाती है। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के शादी को लेकर या स्त्री पुरुष संबंध को लेकर अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज है। अब चूंकि ये नियम मनुष्य ने बनाया है कि समाज में एक विशिष्ट प्रकार की नीतिमत्ता कायम रखने के लिए स्त्री पुरुष के संबंध को किसी नियम या बंधनों में ढालना उन्होंने आवश्यक समझा और उन्होंने इस प्रकार के नियम या बंधन बनाया और इसलिए इसे सामाजिक नीतिमत्ता कहते हैं। अब ये प्राकृतिक नीतिमत्ता यानी स्वयं की इच्छा से होने वाले संबंध, उसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होती। और सामाजिक नीतिमत्ता यानी समाज की इच्छा अनुसार, समाज की मर्जी से स्त्री और पुरुष में संबंध होता है। अब इन दोनों नीतिमत्ता यानी प्राकृतिक नीतिमत्ता और सामाजिक नीतिमत्ता, इन दोनों नियमों के विरुद्ध अगर कोई लैंगिक कृति होती है, इन दोनों नियमों के विरुद्ध अगर कोई लैंगिक कर्म होता है तब उसे हम लैंगिक दुराचार कहते हैं। जैसे कि बलात्कार, अपहरण है, विनय भंग है और व्यभिचार है, ये सारे लैंगिक दुराचार में आते हैं।
अब अगर बलात्कार को लेते हैं तो बलात्कार यानी किसी की इच्छा के विरुद्ध की गई ज़बरदस्ती, जिसमें जिसके ऊपर बलात्कार हो रहा है उसकी इच्छा नहीं होती और उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है, तो उसमें एक की इच्छा है, दूसरे ने उसके ऊपर ज़बरदस्ती की है, इसलिए इसे ये लैंगिक दुराचार में होता है। उसी तरह से अपहरण कहते हैं, अपहरण के किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को उठा कर ले जाना, या विनय भंग में देते हैं तो अनेक प्रकार की छेड़छाड़ है। बस में ट्रेन में अनेक जगहों पर सामाजिक या सार्वजनिक स्थानों पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार होते हैं, छेड़छाड़ होता है, अनेक तरीके से गलत तरीके से गलत इरादे से लड़कियों या महिलाओं के साथ उनके शरीर के साथ में स्पर्श किया जाता है, अश्लील तरीके से उनकी तरफ इशारे किए जाते हैं, पीछा किया जाता है। तो ऐसे अनेक जो कृतियाँ हैं जो उनके इच्छा के विरुद्ध होता है, जिनसे उनकी मानसिक हानि होती है, जिनके साथ में भी एक क्रिया होती है, उनके ऊपर मानसिक हानि होती है, अनेक प्रकार के मानसिक पीड़ाओं से उनको गुजरना पड़ता है। इसलिए ये कृति भी अनैतिक है और इसलिए इसे दुर्व्यवहार कहा गया है। इसी प्रकार से अगर व्यभिचार को भी लेते हैं तो समाज ने स्त्री और पुरुष को साथ में रहने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम बनाया, एक बंधन बनाया, लेकिन ये देखने में आता है कि अपने पति पत्नी या पार्टनर के अलावा बहुत से बाहरी संबंध, व्यवहारता संबंध जिसको कहते हैं, तो वो भी अनेक लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही बाहर भी संबंध रखते हैं। तो इस संबंध की वजह से, बाहरी संबंध रखने की वजह से जो पार्टनर है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसकी मानसिक पीड़ा होती है, उसको व्यथित होना पड़ता है, उसको दुख होता है, उसको वेदना होती है, क्योंकि जब शादी होती है तो शादी में पति और पत्नी का या पार्टनर के साथ में अगर आप रहते हैं तो पार्टनर के साथ में भी रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में साथ में रहते हैं। तो साथ रहना यानी प्रेम और विश्वास, ये दो बहुत चीज़ें साथ में रहने के लिए, ये दो बातें जीवन में अगर हम एक दूसरे के साथ में रहना चाह रहे हैं या हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में अच्छे से जीवन बिताएं, तो प्रेम और विश्वास दो बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ही टूटने लग जाती है, जहाँ पर प्रेम नहीं रहता, जहाँ विश्वास टूटने लग जाता है, या इन दोनों बातों को तोड़कर जब पति पत्नी या पार्टनर किसी अन्य दूसरी जगह जाना शुरू करता है, तो किसी दूसरे के साथ में वहाँ सीधे सीधे उसके विश्वासघात होता है, उसके प्रेम पर आघात होता है। और ऐसी स्थिति में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आघात होता है, चाहे पार्टनर हो, आघात होता है, उसके ऊपर पीड़ा होती है, उसके ऊपर दुर्व्यवहार होता है, अनेक मानसिक परेशानी से उसको गुजरना पड़ता है, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, पास पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उन पर गलत असर पड़ता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं। तो इन सारी बातों से जिनके जो घर में रहने वाले लोग हैं वो दुखी होते हैं। तो ये सभी जो कृतियाँ हैं, इनसे मनुष्य जो है दुखी होता है, और इसलिए इन सारी, चाहे बलात्कार हो, अपहरण हो, व्यभिचार हो, इन सारी कृतियों को लैंगिक दुराचार कहा गया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंचशील के तीसरे शील के बारे में। इस विषय पर हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा अंतराल। बौद्ध जीवन कैसे जिए। और हिंसा यानी सीधे सीधे किसी के व्यक्तिमत्व को ख़त्म करना। जैसे साधारणतः हम देखते हैं हिंसा यानी शारीरिक रूप से ही हम उसका अर्थ समझते हैं,